हेलो नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, मैं ऐसा आशा करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अभी बात कर रहे हैं जिनका भी अभी डबल एओ का पेपर है उनका बात कर रहे हैं, ठीक है। और जिनका भी एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 बहुत अच्छा से गया है और टीयर 2 है जिसमें डबल एओ का जो पेपर है आप लोग देने वाले हैं, तो हम लोग उसी पर बात कर रहे हैं और उसी को हम लोग टारगेट किए हुए हैं कि हम लोग को 80 में 80 लाना है, ठीक है। डबल एओ एग्जाम में डबल एओ का फुल फॉर्म मैं बता दूं आप लोग को दोस्तों, असिस्टेंट ऑडिट या फिर अकाउंट ऑफिसर, है ना। तो आप लोगों का इस पेपर में कैसे 80 में 80 आएगा, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हम लोग अकाउंट्स के पूरा जितना भी आप लोगों का सिलेबस है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम लोग लगभग इसमें 2 चैप्टर को पूरा बढ़िया से कवर किए हैं। आज हम लोग का थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर के हम लोग एमसीक्यू को डिस्कशन करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने पिछला वीडियो में इस चैप्टर को समझाया है, अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो जा करके पिछला वीडियो समझ लीजिए। पहले चैप्टर को समझ लीजिए फिर एमसीक्यू को कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, चलिए हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं कि इस चैप्टर से क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। कोई कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर क्वारी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आप लोग इस चीज़ को अच्छा से समझिए, पढ़िए। मैं समझाऊंगा पूरी तरह से, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसको प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। अगर नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम के टाइम में आप लोग बस एक बार नोट को रिविजन कर लेंगे तो आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग इसमें हम लोग 45 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, लगभग 45 क्वेश्चन को, ठीक है। और 45 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टोटल 45 क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से कर लिए तो इससे बाहर आप लोगों का इस चैप्टर से नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन पर हम लोग सीधा सीधी वार करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, स्किप नहीं करना है, बने रहिए। और मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन करते हुए 45 क्वेश्चन तक आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जो लेखांकन सिद्धांत है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो ये कैसे हैं, है ना। ये मनुष्य द्वारा निर्मित है या फिर सरकार द्वारा बनाया गया है या फिर कानून के द्वारा बनाया गया है या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बनाए गए हैं ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सरकार के द्वारा नहीं, कानून के द्वारा भी नहीं, बल्कि मनुष्यों के द्वारा, मेड बाय मैन, मेड बाय मैन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मजे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि लेखांकन सिद्धांतों के विभिन्न नाम हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बहुत सारे वेरियस नाम हैं, बहुत सारे अदर नेम हैं। तो बताना है कि कौन कौन से इसके अदर नाम है। तो देखिए, मान्यताएं, बिल्कुल मान्यताएं भी है ना। परिपाटियाँ बिल्कुल हैं, अवधारणाएं बिल्कुल हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं एजम्पशन, बोल सकते हैं कन्वेंशन, बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट, बोल सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लेखांकन के सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं। तो बताना है कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो जनरली किस पर आधारित होते हैं, है ना, किस पर बेस्ड होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार, यानी कि पार्टिसिबिलिटी पर आधारित रहता है, यानी कि व्यवहारिकता पर आधारित रहता है। जो भी उसके रूल्स होते हैं उसको हम लोग व्यवहार में लाते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर उसको हम लोग प्रैक्टिकल पर आधारित नहीं रहेगा, कोई थ्योरिकल बस हवा हवाई बात रहेगा, तो ये हम लोग का कोई काम का नहीं होगा। यानी कि ये प्रैक्टिकल लाइफ का होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ना, यानी कि व्यवहारिकता पर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। कहने का मतलब क्या है कि जो भी लेखांकन के सिद्धांत हैं ये सामान्यतः व्यवहारिकता यानी कि पार्टिसिपेबिलिटी पर आधारित रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि लेखांकन की मान्यताएं हैं। तो बताना है कि लेखांकन की कौन कौन सी मान्यताएं हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अगर ऑप्शन को हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, विनिमय पर,
अवधि पर, माप की इकाई पर, और लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी में जो इनमें से कोई नहीं लिखा है ये गलत लिखा है, इनमें से सभी होना चाहिए। क्या होगा? इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेखांकन की जो भी मान्यताएं हैं, है ना, जो भी उसके मान्यताएं हैं वह विनिमय पर, अवधि पर और माप की इकाई यानी कि सभी पर, सभी मान्यताएं हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि द्विपहलू अवधारणा, यानी कि जो एक होता है आपका, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, दो पहलू अवधारणा पर आधारित व्यवसाय लेन देन में अभिलेखन करने की विधि को कहा जाता है। जो भी हम लोग का द्विपहलू अवधारणा है, तो द्विपहलू अवधारणा पर जो भी हम लोग आधारित व्यवसाय के लेन देनों का अभिलेखन करते हैं, तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस विधि का जो नाम है दोहरा लेखा प्रणाली है। क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। आप लोग इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नाम ही में लिखा हुआ देखिए डुअल एस्पेक्ट, तो इसका हो जाएगा डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं आगे चल के बताऊंगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी घटना के दो पक्षकार होते हैं, यानी कि दो पार्टी होते हैं। किसी भी लेन देन के दो पार्टी होते हैं। मान लेते हैं कि अगर एक कोई विक्रेता है तो एक क्रेता होगा। ठीक है, अगर कोई एक लेनदार है तो देनदार भी होगा, यानी किसी भी घटना के दो पार्टी होते हैं। तो एक बार ये अपना खाता में लिखेगा, एक बार वो अपना खाता में लिखेगा, तो यानी कि कोई भी घटना को दो बार लिखा जाता है। तो इसी को कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो 5 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि आगम का लेखा, जो आगम होता है यानी कि जो रेवेन्यू होता है, यानी कि जो भी हम लोग का इनकम आता है, जो हम लोग के पास पैसा आता है, तो आगम का लेखा सामान्य तो उस समय किया जाता है जब, बताना है कि जो भी हम लोग का रेवेन्यू होता है, यानी कि जो भी हम लोग का इनकम होता है, जो भी हम लोग के पास पैसा आता है, तो उसका लेखा जोखा हम लोग किस टाइम करते हैं सामान्यतः, है ना। करने का तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः किस टाइम करते हैं? तो उसका सही हो जाएगा वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है, यानी कि वस्तु का जो डिलीवरी है उसको हम लोग जब देते हैं, तो जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि राम है, ये एक कोई व्यक्ति राम है, ठीक है, ये राम ने कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, और ये मैं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने आप को एक बिजनेसमैन मानता हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और ये कौन है? राम है। तो राम ने कोई चीज़ का ऑर्डर किया मेरे दुकान से, मांगा कि मान लेते हैं कि 50 बोरा चावल मांगा कि हमको 50 बोरा चावल दीजिए। तो हम इसको तब लिखेंगे जब हम इसको सप्लाई कर देंगे, यानी कि हम इसको 50 बोरा चावल दे देंगे। ये ऑर्डर किया तो ऑर्डर करते ही हम फटाफट लिख दिए कि चलो भाई मेरा 50 बोरा चावल बिक गया, कि राम को दे दिए, ऐसा नहीं करेंगे। हम इसका लेखा जोखा तब करेंगे जब हम इसको सप्लाई कर देंगे, यानी कि राम को दे देंगे कि लो भाई राम, तुम्हारा 50 बोरी चावल तुम पकड़ो। तो जिस टाइम हम इसको सुपुर्दगी कर देंगे, यानी कि डिलीवरी कर देंगे चीज़ों का, उस टाइम हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, चीज़ों को मैं बहुत अच्छा से बताऊंगा, बहुत सोलो बताऊंगा, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। ठीक है, मैं फिजूल की हवाई बात नहीं करूंगा कि ऐसा हो ऐसा, ऐसा कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा सिंपल उदाहरण लेकर के आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे टू दी पॉइंट बात करूंगा और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि लागत अवधारणा से आशय है, जो हम लोग का कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, होता है लागत यानी कॉस्ट। कॉस्ट किसे कहते हैं? आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, कोई भी वस्तु को खरीदने या बनाने में जो खर्चा होता है उसी को लागत यानी कि कॉस्ट कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट की अवधारणा होता है, कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें क्या होता है कि संपत्ति का पुस्तकों में, जो भी हम लोगों का संपत्ति है उसका पुस्तकों में लागत मूल्य पर लेखांकन, यानी कि जो भी उसका लागत मूल्य अगर उसी को हम लोग लिख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट की अवधारणा, यानी कि लागत अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए नाम में यहाँ पर कॉस्ट लगा है तो इसका रिलेशन भी किससे रहेगा? कॉस्ट से रहेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से रहेगा, सेलिंग प्राइस से तो रहेगा नहीं, ऑप्शन है नहीं। देखिए सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्ट प्राइस से कुछ नहीं रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, बताना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि बताना है कि किसी परिपाटी के अनुसार, है ना, किसी भी परिपाटी के अनुसार
प्रतिवर्ष एक जैसे लेखांकन पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि जो सिस्टम में हम 2022 में लिखे, सेम सिस्टम को हम 2023 में भी फॉलो करेंगे, सेम सिस्टम को हम 2024 में भी फॉलो करेंगे। यानी प्रत्येक साल हम एक ही सिस्टम को फॉलो करेंगे, एक ही जैसा लेखा को पालन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये किस पद्धति के अनुसार है बताना, ये कौन सा पद्धति है जिसमें हम लोग जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग इस साल लिखें अगला साल भी उसी कॉन्सेप्ट से उसी फॉर्मेट में बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर भी उसी फॉर्मेट में, यानी कि बार बार अपना फॉर्मेट को चेंज ना करें। अगर बार बार अपना फॉर्मेट को चेंज करेंगे तो किसी थर्ड पार्टी को समझने में मुश्किल होगी, उसको समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम हर एक साल एक ही फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एकरूपता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है ना, कंसिस्टेंसी यानी कि एकरूपता, कंसिस्टेंसी यानी कि एकरूपता, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि दोहरा पहलू अवधारणा के अनुसार, यानी कि जो हम लोग का डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है तो उसके अनुसार एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स बराबर, याद रखिएगा, ठीक है, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, कंफर्म आएगा ही आएगा, लिख के रख लीजिए, आएगा ही आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा करके दे देता है और इधर आगे पीछे कर देगा, उल्टा पुल्टा कर देगा, प्लस माइनस इधर उधर कर देगा, लेकिन आप लोगों को बस इसको याद रखना है कि एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस एक ही फॉर्मूला है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि गैप का फुल फॉर्म क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो गैप है, गैप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए आप लोग सब बुद्धिमान बच्चे हैं और ये जो बुक है, बुक भी थोड़ा मिस्टेक किया है, और ये मिस्टेक बहुत बड़ा किया है। अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश को देखते हैं तो देखिए क्या क्या लिख दिया है ना, लेकिन हम लोग तो बुद्धिमान हैं, हम लोग तो समझदार हैं, समझदार इंसान कुछ भी कर लेता है ना। हम लोग का नाम ही दिया गया होमो सेपियंस, यानी कि हम लोग का समझदार बुद्धिजीवी इंसान है। देखिए हिंदी में क्या लिख दिया, गैप का फुल फॉर्म पूछा है, यानी कि GAA और P गैप का पूछा है। जबकि इंग्लिश में क्या कर दिया है कि GAP और P का पूछा है, तो लग तो रहा है कि उल्टा पुल्टा कर दिया, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों डरने की कोई बात नहीं। इसका जो अंग्रेजी लिखा है ये बिल्कुल गलत लिखा है, इसका हिंदी वाला सही होगा। गैप का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, GAAP ना कि GAPP, ये गलत है, ठीक है, ये होता है गैप। और गैप का फुल फॉर्म पूछा है तो गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। ठीक है, एक ऐसा प्रिंसिपल्स जो हर जगह स्वीकृत हो, यानी हर जगह स्वीकार किया जाए, सामान्य है ना, स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा हो आप सभी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है कि लेखांकन जो है, लेखांकन गैर वित्तीय लेन देनों का लेखा है ना, जो गैर वित्तीय लेन देन है, यानी कि जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं है, नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि हम किसी को हेल्प कर दिए, किसी को कुछ वस्तु के बदले वस्तु दे दिए, या फिर जिसका कोई एक निश्चित प्राइस नहीं है, मौद्रिक वैल्यू नहीं है, मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इससे ही हम लोग किसी को मदद कर दिए, या फिर कोई कुछ मांगा तो बिना मापे तोले कुछ दे दिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो बताना है आप लोगों को कि जो नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी कि लेखांकन गैर वित्तीय लेन देनों का जो लेखा होता है तो के कारण नहीं करता है, तो किस कारण से ये नहीं करता है, तो बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका देखिए होता है कि मुद्रा मापन की अवधारणा, देखिए मुद्रा मापन की अवधारणा, जो मुद्रा जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसके कारण नहीं करता है, क्योंकि देखिए गैर वित्तीय लेन देन वैसे लेन देन को कहते हैं जिसमें हम लोग का पैसा जो है ना, उसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है। अगर उसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो हम उसको कैसे नहीं, उसको हम नहीं लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो मुद्रा मापन की अवधारणा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि राम भूखा था, उसको आप कुछ खिला दिए, अब कितना रुपये का खिलाएं, क्या खिलाएं आपको नहीं पता, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपको 50 रुपये का नाश्ता करा दिए, 100 रुपये का नाश्ता करा दिए, तो आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन उसको कुछ खिला दिए आपने बिना मापे तोले, तो हम उसको बोलते हैं कि आप वो गैर वित्तीय लेन देन है ना,
उसको हम लोग मॉनेटरी वैल्यू नहीं दे सकते, मॉनेटरी टर्म में नहीं माप सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि किस अवधारणा के अनुसार उन लेन देनों को जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए ऊपर में क्या कहा गया था कि जिसको मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें क्या बोला है कि मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेखा पुस्तकों में अभिलेखन किया जाना चाहिए। तो बताना है कि हम लोग उसको किस मुद्रा अभिलेखन में यानी कि लिखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि मुद्रा के रूप में जिसको व्यक्त कर सकते हैं, देखिए है ना, तो उसको हम लोग मुद्रा की माप में लिखेंगे। कैसे में लिखेंगे? मुद्रा की माप में, मनी मेजरमेंट में। जैसे मैंने राम को 5,000 रुपया दिया, तो उसको हम मुद्रा में माप लिए, मेजरमेंट कर लिए, तो इसलिए हम उसको लिख सकते हैं। और लेकिन उसको मैंने मदद कर दिया, गिरा हुआ था राम, उसको उठा दिए, तो उसको तो हम नहीं लिख सकते हैं कि राम को उठा दिए 5 रुपये, इतना उठा दिए उतना उठा दिए, नहीं। तो उसको अगर हम तभी लिखेंगे जब उसको मॉनेटरी टर्म में माप सकते हैं, यानी कि मुद्रा की माप हो सकती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, बताना है आप लोगों को कि किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता नहीं ये कितना बार आया है, बहुत बार आया हुआ है। तो इस अवधारणा को याद रखिएगा, ये जो है इकाई की अवधारणा होती है, यानी कि एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेस का जो ओनर यानी कि मालिक है, वह एक प्रकार का उसका लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कंपनी होता है, जो व्यवसाय होता है, ये एक अलग इकाई होता है, ये एक अलग इकाई होता है, इसलिए इसको एंटिटी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि आदत व्ययों को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का ही इसमें MCQ बना दिया है। जो भी आदत खर्चे होते हैं, यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो बताना ही है हम लोग किस कॉन्सेप्ट के अनुसार इसको हम लोग ऐसा करते हैं। इतना तो जानने को मिल गया कि जो भी हम लोगों का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है ना, जो भी हम लोगों का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, उसको लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड मतलब जोड़ते हैं, शामिल कर देते हैं। लेकिन बताना है कि ये किस कॉन्सेप्ट के अनुसार होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? एक्रूअल कॉन्सेप्ट, यानी कि उपार्जन अवधारणा। याद रखिएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट है? उपार्जन की अवधारणा है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को खूब मजा आ रहा होगा, मैं इसे मान के चलता हूँ। आप लोगों को बोरिंग नहीं लगता होगा, लेकिन आप लोगों को बने रहना होगा अंत तक। ठीक है, मैं चीज़ों को इतना बखान करूंगा, इतना डिटेल बताऊंगा कि आप लोगों को कहीं पर भी भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 80 में 80 आएगा। मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी कराऊंगा। ठीक है, जो पिछले वर्षों के क्वेश्चंस के पेपर में उस पर भी डिस्कशन करूंगा। मेरा टारगेट है 15 जनवरी। 15 जनवरी तक आप लोगों को मैं पूरा का पूरा AA का कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद बस मैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस कराऊंगा, बस प्रैक्टिस होगा। ठीक है, जितना थ्योरिकल पार्ट है आप लोगों को डेली पढ़ाऊंगा। आप लोगों का एक एक दिन में एक एक चैप्टर का थ्योरिकल MCQ इस प्रकार से कॉन्सेप्ट कराऊंगा, और बाद में प्रैक्टिस, यानी कि हम लोगों का पूरा 80 में से 80 आना चाहिए, एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, जुड़े रहना है, अंत तक बने रहना है, और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम वायरल करना है। हर एक नीडी पर्सन तक आपको पहुंचाना है। बस इतना काम आप लोग कीजिए, बाकी काम मेरे पर छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों को नंबर 1 कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि डूबत एवं संदिग्ध ऋणों, जो भी हम लोगों का प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट होता है और डाउटफुल डेप्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आयोजन करते हैं। ये आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा कि हम लोग प्रोविजन काटते हैं। तो प्रोविजन जो काटते हैं, ये किस सिद्धांत के अनुसार काटते हैं, ये बताना है आप लोगों को। डूबत ऋण क्या होता है कि कुछ पैसा मेरा डूब गया, जैसे कि मैंने राम को दिया था, राम ने मुझे वापस नहीं किया, तो वैसे खर्चे को, वैसे हम लोग उसको बोलते हैं डूबत ऋण। जो हम दिए थे तो मेरा डूब गया, नहीं मिला, तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन काटते हैं। तो बताना है कि वो किस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग प्रोविजन काटते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग रूढ़िवादिता या फिर सतर्कता की अवधारणा।
हम लोग पहले ही सतर्क रहेंगे कि भाई वो पैसा मेरा डूब सकता है, क्योंकि राम जो है पूरा पैसा शायद वापस करेगा, नहीं करेगा, तो हम पहले ही सतर्क हो जाएंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं सतर्कता की अवधारणा या फिर रूढ़िवादिता की अवधारणा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि उपार्जन की अवधारणा आधारित है जो हम लोग का एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट हम लोग का किस पर आधारित है? ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है किस पर आधारित है? तो ये होता है हम लोगों का मिलान की अवधारणा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का लास्ट में मैचिंग जो कॉन्सेप्ट होता है तो इसी पर हम लोग का आधारित होता है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं। चलिए, आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि कब से कब तक होती है? यानी आप लोगों को बताना है जो अकाउंटिंग पीरियड है ये कब से कब तक माना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI करके लिख लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना जाने कई बार आया है। ठीक है, बताना है कि जो हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड है किसके अनुसार? इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक माना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग का एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फिनेंशियल ईयर। तो फिनेंशियल ईयर जो होता है कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि किस अवधारणा के अनुसार, आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट बताना है कि कौन सा अवधारणा यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसा लेखांकन पद्धति का पालन करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग इसको देख चुके थे, इसका क्या हो जाएगा? एकरूपता का कॉन्सेप्ट है ना, यानी कि कंसिस्टेंसी। जैसा इस साल किया अगला साल भी वैसा ही करेंगे, अगला साल भी वैसा ही करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि 2022 में जिस फॉर्मेट में बना है सेम फॉर्मेट हम 2023 में भी फॉलो करेंगे, तो सेम फॉर्मेट 2024 में भी फॉलो करेंगे। इससे क्या हो कि मेरा एकरूपता बना रहेगा। ठीक है, ताकि लोगों को चीज़ें देख के समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि जो मिलान की लेखांकन अवधारणा है, जो मिलान मैचिंग कॉन्सेप्ट है, तो ये किस अवधारणा का आशय, मतलब इसका मतलब क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है। मिलान की अवधारणा है तो इसका क्या मतलब होता है, क्या आशय होता है? जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है इसका क्या मतलब होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैचिंग होता है यह होता है क्या कि जितना भी हम लोगों का खर्चा है और जितना भी हम लोगों का इनकम है, उन दोनों का मैच करना कि मेरा कितना इनकम हुआ और कितना खर्चा हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर डी को देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक अवधि में वहीयों का, यानी जो भी खर्चे हुए और उस साल जितने भी आगम हुए, यानी कि जितने भी इनकम हुआ और जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ, तो उस चीज़ को मैचिंग कराना है, क्या कहलाता है? उसी को हम लोग बोलते हैं लेखांकन का मिलान अवधारणा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है कि आय का आंकलन किस आधार पर किया जाता है, यानी कि जो इनकम है, इनकम का जो मेजरमेंट होता है ये किस बेसिस पर होता है, ये बताना है आप लोगों को। तो इनकम का जो मेजरमेंट होता है ये हम लोग किस बेसिस पर करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनकम का हम लोग करते हैं मिलान की अवधारणा पर। ठीक है, ये कैसे होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट में। मान लेते हैं कि इनकम, मान लेते हैं मेरा इनकम यानी कि रेवेन्यू मेरे पास प्राप्ति हुआ है 1 लाख। ठीक, और मेरा मान लेते हैं खर्चा हुआ है 80,000। तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम या फिर प्रॉफिट बोलते हैं। तो इनकम या फिर प्रॉफिट बोलते हैं। तो कैसे निकलता है? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के द्वारा निकलता है, यानी कि मिलान की अवधारणा के द्वारा निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत डिस्कशन कराऊंगा और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बस आप लोगों को अंत तक बने रहना होगा मेरे इस चैनल पर। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं समझा दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है? बताना है आप लोगों को कि इनमें से कौन सा आधारभूत लेखांकन की मान्यता नहीं है। देखिए, नहीं है पूछा है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है।
तो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि मान्यता है पढ़ लेते हैं और फटाफट मार देते हैं, बोलता है सर गलती हो गया, फिर बाहर में आके पता चलता है कि वो मैंने तो कुछ गलती कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो भी गलती होने का है यहीं पर हम लोग करेंगे। तो देखिए चालू व्यवसाय, तो ये तो इसकी अवधारणा मान्यता है, एकरूपता ये भी मान्यता है, उपार्जन ये भी मान्यता है ना। सारता की अवधारणा ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे चल के बताऊं कि सारता की अवधारणा क्या होती है। ठीक है, ये इसकी आधारभूत लेखांकन मान्यता नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि रूढ़िवादिता का सिद्धांत खातों में कहता है। तो बताना है कि जो रूढ़िवादिता का सिद्धांत है, यानी कि जो रूढ़िवादिता का सिद्धांत है ये खातों में क्या कहता है, तो बताना है क्या कहता है। तो इसमें देखिए बहुत अच्छा इसमें कहावत है, और ये थोड़ा सा कड़वा लगता है सुनने में, लेकिन है तो है। इसमें क्या कहता है कि रूढ़िवादिता का जो सिद्धांत है, तो रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहता है कि भविष्य के सभी हानियों के लिए, लाभों के लिए नहीं, है ना। यानी आपको ऐसा बताता है कि जितने भी भविष्य में होने वाली हानियां हैं तो उस पर फोकस कीजिए, लाभों के लिए फोकस मत कीजिए। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है कि भविष्य में सभी हानियों के लिए आपको ध्यान देना चाहिए और लाभों के लिए नहीं। लाभ तो ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन जो भी हानि हो सकता है उसके लिए आप हमेशा सतर्क रहिए। रूढ़िवादिता का सिद्धांत ये कहता है कि आने वाला जो फ्यूचर में जो भी हानि होगा उसके लिए आपको सतर्कता बनाए रखना है, लाभ के लिए नहीं। लाभ तो आपका अपॉर्चुनिटी हो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई डर नहीं है, लेकिन जो भविष्य है, भविष्य में जो हानियां हैं उसके लिए आपको पहले ही सतर्क रहना चाहिए। ये बात बोलता है हम लोग का रूढ़िवादिता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है कि बताना है आप लोगों को कि रूढ़िवादिता का जो सिद्धांत है इसके अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्य निकाला जाता है। जो रूढ़िवादिता का सिद्धांत है, तो हम लोग किस मूल्य पर क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य निकालते हैं। तो लागत मूल्य और बाजार मूल्य में दोनों में जो कम रहता है उस पर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मार्केट वैल्यू और एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस। तो दोनों में जो भी छोटा रहेगा, दोनों में से जो भी कम रहेगा उसी के आधार पर हम लोग निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, है ना। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू किस रूढ़िवादिता, यानी कि कन्वर्जियम कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है कि जो द्विपक्षीय अवधारणा है, यानी कि एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे कि एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 का सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बस इतना ही तो फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला, इसी को देखिए, है ना। यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, और कहाँ से आएगा। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उसी को हम लोग पकड़ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान, जिनको हम लोग पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, और उन्होंने एकरूपता का वर्णन किया था। लेकिन बताना है आप लोगों को, और विद्वान का नाम है आपका कोहलर, है ना। कोहलर, बहुत कोहलर नहीं, कोहलर। तो कोहलर ने कितने प्रकार की एकरूपता का वर्णन किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ना जाने कई बार आया है। तो उन्होंने बताया कि टोटल 3 प्रकार का एकरूपता होता है। ठीक है, कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा कोहलर ने। ठीक है, तो आप लोगों को पता, ये इसको याद रखना है कि कोहलर के अनुसार जो है 3 प्रकार के एकरूपता का वर्णन होता है। ठीक है, उन्होंने 3 प्रकार का एकरूपता का वर्णन किया है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का एकरूपता। किसने कहा है, कोहलर ने किया है, कोहलर ने। ठीक है, कोहलर, कोहलर नहीं, कोहलर, है ना, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जा रहा है कि लागत लेखांकन के अनुसार, यानी कि जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार बताना है कि आप लोगों को। तो सीधा सीधी इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सिंपल सा बात है, बहुत छोटा सा बात है कि आप लोगों को बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा तो निकल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट, तो इसका आंसर वही होगा जिसमें कॉस्ट लिखा हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, है ना।
तो संपत्ति का लेखांकन लागत मूल्य पर, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी। जो लागत लेखांकन का अनुसार है, जो लागत लेखांकन के अनुसार क्या होता है, संपत्तियों का लेखांकन लागत मूल्य पर, जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसी पर उसको लिखिए। ये कौन कहता है, ये कहता है हम लोग का कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि लागत लेखांकन। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है कि लेखांकन सिद्धांतों का महत्व है, यानी कि जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स यानी कि कॉन्सेप्ट्स हैं, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी खास पर्सन के लिए। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक मारना होगा, है ना। निवेशकों के लिए, तो जो भी उसमें इन्वेस्ट किए हैं, फॉर इन्वेस्टर, है ना, इन्वेस्टर जो भी इस इन्वेस्ट किए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो भी इन्वेस्ट करेंगे किसी बिजनेस में तो उनके लिए अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल हैं, जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट तो है ही है भाई, जानना चाहेगा कोई नहीं, कौन नहीं जानना चाहेगा। अगर मेरा ही कहीं पर पैसा लगा तो मैं तो जानना चाहूँगा कि उसका क्या रूल रेगुलेशन, क्या पॉलिसीज है, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, जानना चाहूँगा, बिल्कुल जानना चाहूँगा। लेखापालों के लिए यानी कि जो भी अकाउंटेंट है उनको भी जानना जरूरी है। फॉर ऑडिटर्स को तो बिल्कुल जानना जरूरी है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी, है ना, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि चालू व्यवसाय की मान्यता से आशय है, तो बताना है जो एक चालू व्यवसाय है, यानी कि जो कंटिन्यूसली चलने वाला बिजनेस है ना, जो कंटिन्यू जो मतलब इसको हम बोल सकते हैं रनिंग बिजनेस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रनिंग बिजनेस बोल सकते हैं, रनिंग बिजनेस। रनिंग बिजनेस जो बिजनेस अभी चल रहा है, अच्छा खासा रफ्तार में चल रहा है, उसको बोलते हैं चालू व्यवसाय। तो चालू व्यवसाय की मान्यता से है, तो बताना है कि किसको हम लोग रनिंग बिजनेस बोलते हैं, है ना। तो नाम में ही लगा हुआ है कि रनिंग बिजनेस, यानी कि वो रन कर रहा है। अगर रन कर रहा है मतलब कंटिन्यू भी बना हुआ है ना, कंटिन्यू अगर बना हुआ है यानी कि बोल सकते हैं कि व्यवसाय का चलते रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, व्यवसाय का चलते रहना। जो व्यवसाय चलते रह रहा है, चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रनिंग बिजनेस, यानी कि चालू व्यवसाय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है कि सामान्य आगम का लेखा उस समय किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग अभी देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम लोग पिछला बार भी देखे थे कि हम लोग कोई भी रेवेन्यू को तब लिखते हैं जब हम लोग माल का सुपुर्दगी कर देते हैं, यानी कि माल डिलीवरी कर देते हैं। जैसे कि माल पिछला हम लोग ऐसा ही सेम क्वेश्चन था ना, उसमें था कि अगर राम हमको 50 बोरा चावल का डिमांड किया है तो हम तब लिखेंगे जब हम उसको सप्लाई कर देंगे, दे देंगे कि लो भाई 50 बोरा चावल तुम पकड़ो, तब हम अपने अकाउंट में लिखेंगे उसको। उससे पहले बस वो ऑर्डर कर दिया तो लिखना शुरू कर दें तो ये फिर हवा हवाई बात हो जाएगी। हवा हवाई बात हम लोग नहीं करते हैं अकाउंटिंग में, जो रियल घटना है घटना को ही लिखा जाता है। हवा हवाई ऊपर ऊपर कुछ भी बात कर देगा, अभी हम नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन लगा देंगे, योगी आदित्यनाथ जी को फ़ोन लगा देंगे, अभी हम किसी महान इंसान को बात कर देंगे तो वो फिर हवा हवाई बात हो जाएगा। जब तक डील ना हो, जब तक चीज़ों का लेन देन ना हो, तब तक हम लोग अकाउंटिंग में नहीं लिखते हैं, है ना। यानी कि तब लिखेंगे जब माल की या फिर वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि जब दो व्यवसायों को है ना, दो व्यवसायियों से संबंधित सूचनाओं को समान प्रकार से तैयार किया जाता है तो वह सूचना प्रदर्शित करती है। बताना है जब दो व्यवसायी है, यानी कि एक बिजनेस ए है, व्यक्ति नहीं है, व्यवसायी है, एक दूसरा बी है, और जब दोनों की सूचनाओं को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि दोनों की सूचनाएं इस प्रकार से समान प्रकार से, जिस प्रकार से ए ने बनाया उसी प्रकार से अगर बी का भी बनाया गया, अगर दोनों को अगर एक प्रकार से बनाया गया तो इसमें बताना है कि वह जो है तो वह सूचनाएं प्रदर्शित करती है, योग्यता प्रदर्शित करती है, उपयुक्त पर या फिर प्रासंगिक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका सही हो जाएगा समरूपता। इसका क्या हो जाएगा, समरूपता, और समरूपता हम लोग ऑप्शन में है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर एक ऑप्शन रहता समरूपता तो हम लोग समरूपता को टिक मारते हैं, क्योंकि अगर आप दो बिजनेस का एक ही जैसा बनाए यानी कि आप समरूप प्रस्तुत किए हैं, समरूपता, जबकि हम लोग ऑप्शन में समरूपता है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में इसका आंसर हो जाएगा समरूपता, ऑप्शन नंबर, मतलब एक ऑप्शन अगर रहता तो हम लोग समरूपता को टिक मारते हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा जा रहा है कि छूट पर प्रावधान का सृजन, जो हम लोग छूट देते हैं यानी कि जो हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो उस पर भी हम लोग प्रोविजन काटते हैं ना, तो ये किस अवधारणा के अनुसार किया जाता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार हम लोग इस चीज को करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा जिसका नाम बोलते हैं रूढ़िवादिता का सिद्धांत। क्योंकि रूढ़िवादिता का सिद्धांत सीधा सीधी कहता है कि आपको हानि पर फोकस करना है, लाभ पर नहीं। तो अगर आप किसी को छूट दे रहे हैं, अगर आप किसी को छूट दे रहे हैं यानी कि आपका नुकसान हो रहा है, आपका हानि हो रहा है, तो उसका आप प्रोविजन काटिए। ये कहता है हम लोग को कौन, रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर में क्या कहा जा रहा है, बताना है आप लोगों को कि निम्न में कौन सा मूलभूत लेखांकन की अवधारणा नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा है जो उसका मूलभूत अवधारणा नहीं है, यानी कि फंडामेंटल्स अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है ना, नहीं है पूछा है, देखिए नहीं है पूछ दिया है। हम लोग इस चीज को कभी कभी फोकस नहीं करते हैं और कर देते हैं कि कौन सा है, पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि चालू बिजनेस ये बिल्कुल है, निरंतरता ये भी बिल्कुल सही है, उपार्जन भी सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है, सी है, रूढ़िवादिता ये नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब तो है, बाकी सब है, ठीक है, बाकी सब है, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा जा रहा है कि किस अवधारणा के अंतर्गत सांयोगिक दायित्व को आर्थिक चिट्ठा में फुटनोट में दिखाया जाता है। एक होता है फुटनोट, आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगा कि फुटनोट क्या होता है। ठीक है, तो फुटनोट में हम लोग दिखाते हैं किसका फुटनोट में, बैलेंस शीट का फुटनोट में। तो बताना है कि किस अवधारणा के अनुसार जो भी संयोगिक दायित्व होता है, यानी कि जो भी हम लोग का कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होता है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को हम लोग फुटनोट में दिखाते हैं। किसका फुटनोट में, बैलेंस शीट का फुटनोट में। तो ये किस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग दिखाते हैं, है ना, क्वेश्चन है कि किस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग उसको दिखाते हैं। तो ये होता है पूर्ण प्रकटीकरण, यानी कि आप सारे चीज़ों को फुल डिस्क्लोज कीजिए, यानी कि चीज़ों को छिपाइए मत, छोटे छोटे चीज़ों को भी दिखाइए, नोट बना करके दिखाइए, है ना। तो उसको लोग बोलते हैं पूर्ण प्रकटीकरण, यानी कि फुल डिस्क्लोजर बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे जो भी हम लोगों का कॉन्टीजेंटी लाइबिलिटी होता है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, उसको भी हम लोग नोट बना करके दिखाते हैं बैलेंस शीट के नीचे में। तो किस के अनुसार, तो पूर्ण प्रकटीकरण। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज को हम छिपा नहीं रहे बल्कि हर एक चीज को दिखा रहे हैं, पूर्ण प्रकटीकरण कर रहे हैं, एक एक चीज को हम प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा जा रहा है, बताना है आप लोगों को कि किस अवधारणा के अनुसार संस्था के स्वामी को आहरण पर ब्याज दिया जाता है ना, स्वामी को आहरण पर ब्याज दिया जाता है। तो एक अवधारणा है जिस पर क्या होता है कि अगर स्वामी अपना बिजनेस से पैसा निकाला है या फिर सामान निकाला, तो उसके बदले उससे भी इंटरेस्ट वसूल किया जाएगा, उससे भी इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसकी अवधारणा बोलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा कि बिजनेस एक इकाई है, इकाई की अवधारणा। बिजनेस एक इकाई है, इसका एक अलग अवधारणा है, और मालिक एक अलग है। भले इस मालिक का ही ये बिजनेस है, लेकिन बिजनेस को अपने आप में एक इकाई माना गया है, एक अलग से एंटिटी माना गया है। तो अगर बिजनेस से अगर मालिक भी अपना पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है या फिर सामान निकालता है, यानी कि ड्राइंग करता है, तो इसको भी इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा। तो ये कौन सी अवधारणा है, इकाई की अवधारणा के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं प्यारे दोस्तों, आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। मैं चाहता तो आज इतना क्वेश्चन नहीं कराता, कम क्वेश्चन कराता और आगे पीछे करके मैं पार कर देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आप लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल धोखा नहीं कर सकता। मेरा तबीयत बहुत अच्छा नहीं है, मेरा तबीयत थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है ना, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोगों का सफलता ही मेरी सबसे बड़ी सफलता है, आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। ठीक है ना, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस, योर सक्सेस इज माई सक्सेस, यही मेरा टैगलाइन है और इसी पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं क्या कहा गया। इस स्वामी को व्यापार का लेनदार माना गया, तो किसके अनुसार माना गया, तो बिल्कुल सही, इकाई अवधारणा के अनुसार 35 का हो जाएगा।
बी 35। हाँ, कभी यानी कि इकाई की अवधारणा, इकाई की अवधारणा में क्या कहता है कि बिजनेस एक अलग चीज़ है और मालिक एक अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग है। तो कौन सी अवधारणा है? इकाई की अवधारणा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा जा रहा है कि लागत अवधारणा के अनुसार अस्थायी संपत्ति हमेशा मूल्यांकित की जाती है किस मूल्य पर? तो लागत मूल्य पर। सिंपल सा बात है, जब लागत की अवधारणा पूछे तो लागत मूल्य पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा तो हम लोग चीज़ों को ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन को देखते हुए टिक मार सकते हैं। और आधा जो है ना अकाउंट्स में आपका क्वेश्चन में ही आधा आंसर छिपा रहता है, बस आधा आंसर आप लोगों को पता करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें हो जाएगा मेहनत करते करते। हम लोग करेंगे इस कदर मेहनत की हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकता है। अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा जा रहा है, बताना है आप लोगों को कि निम्न में कौन सा लेखांकन का सिद्धांत नहीं है, बताना है आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की अवधारणा या फिर सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर है, देखिए, द्विपक्षीय सिद्धांत, लागत का सिद्धांत, भौतिक का सिद्धांत या फिर शुद्धता का सिद्धांत, कौन सा नहीं बताना है। तो शुद्धता का सिद्धांत ये नहीं है, शुद्धता का सिद्धांत जो ये कोई सिद्धांत नहीं है ना, ये ऐसे ही लिख दिया शुद्धता का सिद्धांत। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से भी पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जा रहा है, बताना है आप लोग को कि आय मापी जाती है, हम लोग किस टाइम इनकम को मेजर करते हैं, यानी मेजरमेंट करते हैं, किस बेसिस पर करते हैं। तो हम लोग अभी देखे थे कि मिलान की अवधारणा, जब हम लोग मिलान की अवधारणा करते हैं तो उस पर हम लोग का निकल जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ फिर कितना लॉस हुआ, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया है कि निम्नलिखित लेखांकन समीकरण में द्विपक्ष की अवधारणा का परिणाम है, यानी कि हम लोग को बताना है जो डुअल है ना, बताना है जो डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसके अनुसार हम लोग का क्या फॉर्मूला बन के आता है। तो मैंने एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था, बताते बताते मैं है ना बहुत बार डिस्कशन किया हूँ कि एक होता है फॉर्मूला कि एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, है ना। क्या होता है, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यानी कि 29 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए एसेट्स बराबर क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो ओनर्स इक्विटी का ही दूसरा नाम होता है कैपिटल, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन के लिए कैपिटल ना दे करके ओनर्स इक्विटी दिया रहेगा, तो ओनर्स इक्विटी का मतलब भी कैपिटल ही होता है, इस बात को आप लोगों को पता चलिए, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा जा रहा है, बताना है कि स्वामी के व्यक्तिगत व्ययों को व्यवसाय के व्ययों में शामिल कर लेने से कौन सा लेखांकन का उल्लंघन होता है, किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें होता है हम लोगों का जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसका उल्लंघन होता है। इसका उल्लंघन इसलिए होता है क्योंकि एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी कि जो इकाई की अवधारणा है, इसका दूसरा नाम होता है इकाई की अवधारणा। तो इकाई की अवधारणा में स्पष्ट बोला गया है कि बिजनेस एक अलग चीज है और मालिक एक अलग चीज है। बिजनेस एक अलग इकाई है और जो ओनर है, ये ओनर एक अलग इकाई है। और अगर मालिक अपना खर्चा को, यानी कि अपना एक्सपेंसेस को, पर्सनल जो खर्चा है, पान बीड़ी गुटखा राशन पानी, अगर इसको बिजनेस का खर्चा में इंक्लूड कर रहा है, यानी कि जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है इसका उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि जो रूढ़िवादिता का जो अवधारणा है, रूढ़िवादिता की अवधारणा है, तो इसके अनुसार व्यापारिक राहित्य का मूल्यांकन हम लोग किस में करते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे कि एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है हम लोगों का, है ना, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य और लागत मूल्य, और दोनों में जो कम होता है उसी पर हम लोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो पूछा है 41 का, लग रहा है कि सी होगा, लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि जो अधिक है, नहीं भाई, जो कम है, इन दोनों में जो कम है उस पर हम लोग करते हैं। ठीक है, इन दोनों में जो कम है उस पर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। टोटल 45 क्वेश्चन है, तो हम लोग का यही लास्ट क्वेश्चन और यही स्लाइड लास्ट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है
कि लेखांकन में मुद्रा जो इन अकाउंटिंग मनी, तो मनी जो है, तो मनी जो है यानी कि जो मुद्रा है, तो ये मुद्रा का मापन, मुद्रा का मूल्य या फिर है ना मानदंड की इकाई है, फिर सामाजिक मानदंड की इकाई है, फिर मूल्य का संचय है। तो जो अकाउंटिंग में जो मुद्रा है यानी कि जो अकाउंटिंग में जो मनी है, जो पैसा है, हम लोग इसको मुद्रा बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। तो वह किस प्रकार से हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, कैसा अपना रोल निभाता है। तो ये देखिए मुद्रा जो है ना, ये क्या होता है, मानदंड की इकाई है। यानी कि मैनेजमेंट जो सॉरी जो मेजरमेंट होता है ना, तो मेजरमेंट का यूनिट है, वैल्यू नहीं है, इसका यूनिट है। चीज़ों को हम लोग मुद्रा में एक वैल्यू दे सकते हैं, एक उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किसी को दान दिया, तो मैंने कितना दान दिया, तो हम लोग उसको मानदंड कर सकते हैं, मापदंड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना, इकाई के टर्म पे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि स्वामी के द्वारा प्रदत्त पूंजी, यानी कि जो ओनर जो होते हैं, तो उनके द्वारा जो भी प्रदत्त पूंजी है ना, जो भी उन लोगों का जो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल है, यानी जो भी पूंजी मालिक ने लगाया है, स्वामी ने लगाया है, पूंजी को दायित्व के रूप में अभिलेखन निम्नलिखित में किस सिद्धांत का पालन करने का विश्वास दिलाता है। तो सिंपल सी बात है भाई, हम लोग अभी बार बार इसको पढ़ते रहे हैं, बहुत बार देखे हम लोग कि एक होता है कि मालिक जो भी पैसा लगाया है अपने बिजनेस में, ठीक है, तो जो भी पैसा लगाया, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी लगाया है, तो उसको दायित्व के रूप में लिखा जाता है कि भाई ये भी एक प्रकार का दायित्व है। क्योंकि हम लोग का जो फॉर्मूला है, हम लोग देखें कि एसेट्स बराबर क्या होता है, लाइव कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैपिटल को भी लाइबिलिटी के साइड में ही रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पूंजी भी जो होता है, ये एक प्रकार का दायित्व ही होता है। पूंजी भी जो होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का दायित्व ही होता है। पूंजी भी एक प्रकार का दायित्व होता है। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि व्यापार एक अलग चीज है, बिजनेस एक अलग चीज है, और मालिक जो है वो एक अलग चीज है ना। बिजनेस और व्यापार दोनों, मतलब बिजनेस और व्यापार नहीं, यानी जो बिजनेस है और जो ओनर है, ये दोनों अलग अलग इकाई है। दोनों को आप एक मत समझिए, क्योंकि इसका अपना पर्सनल लाइफ है, ठीक है, इसका अपना पर्सनल लाइफ भी है, और इसका पर्सनल लाइफ को आप इसमें इंक्लूड मत कीजिए, ठीक है। अगर ये पूंजी लगा रहा है, तो इस पूंजी को व्यवसाय अपना संपत्ति नहीं मान रही, बल्कि अपना दायित्व मान रही है, क्योंकि इसको दायित्व साइड में लिख रही है ना। क्योंकि ठीक है, भले मालिक ने लगाया, लेकिन व्यवसाय को एक अलग इकाई माना गया है और मालिक को एक अलग इकाई माना गया है। तो व्यापार की पृथक अवधारणा, यानी कि जो इसका होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को एक अलग इकाई माना गया है इस अवधारणा के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चीज़ों को समझना बहुत आसान है, बस चीज़ों में बने रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा जा रहा है कि एक कंपनी के स्वामी ने, एक कंपनी है, कंपनी का जो ओनर है, मालिक है, अपने व्यक्तिगत मेडिकल व्यय में कंपनी के आय विवरण से सम्मिलित कर लिया। यानी कि जो भी उसका अपना मेडिकल ट्रीटमेंट में जो खर्चा हुआ, जो भी उसका पर्सनल, अपना जो पर्सनल यूज हुआ, खर्चा हुआ मेडिकल ट्रीटमेंट में, उसको क्या कर लिया कि वो अपना बिजनेस में, अपने कंपनी के आय में शामिल कर लिया, यानी कंपनी में उसको मिला दिया। तो बताना है कि उसने कौन सा नियम का उल्लंघन किया, यानी कौन सा सिद्धांत का उल्लंघन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि इकाई की अवधारणा, स्पष्ट कहा गया है कि इकाई की अवधारणा में स्पष्ट कहा गया है कि बिजनेस को अलग मानिए और बिजनेसमैन का जो पर्सनल लाइफ है, ओनर का जो पर्सनल लाइफ है, उसको अलग मानिए। लेकिन ओनर अगर अपना पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस में इंक्लूड कर दे रहा है, यानी कि वो इकाई की अवधारणा का उल्लंघन कर रहा है। सिंपल सी बात है, इकाई की जो अवधारणा, यानी कि जो एंटिटी की कॉन्सेप्ट है, उसको उल्लंघन कर रहा है। तो सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग टोटल 45 क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लेंगे, तो इससे बाहर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बात को मैं पक्का गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, लेखांकन अवित्तीय लेन देन, लेखांकन अवित्तीय लेन देनों का अभिलेखन निम्नलिखित में कारण नहीं करती है। जो अवित्तीय लेन देन है, यानी कि जो हम लोगों का है ना, नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम लोग नहीं लिख पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि उसमें मुद्रा मापन की जो अवधारणा है,
ये नहीं होती है, क्योंकि हम लोग चीज़ों को उसी को लिखते हैं जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू होता है, मॉनेटरी टर्म्स होता है, मॉनेटरी मेजरमेंट होता है, जिसको मुद्रा में माप सकते हैं उसी को लिख सकते हैं। लेकिन अगर वह एक अवित्तीय लेन देन यानी पैसा का लेन देन नहीं हुआ, सिंपल सी बात है कि आप मेरा ये सामान लीजिए, मैंने आपका ये सामान ले लिया, तो उसको क्या अकाउंटिंग में लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में हम लोग उसी को लिख पाते हैं जिसका कोई ना कोई मॉनेटरी टर्म होता है, यानी कोई ना कोई उसका मॉनेटरी मेजरमेंट होता है, मॉनेटरी वैल्यू होता है, ठीक है, यानी मुद्रा में मापा जा सकता है। जिसको मुद्रा में मापा ही नहीं जा सकता उसको हम लोग अकाउंटिंग में नहीं लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा क्लास इंजॉय किए होंगे, पूरा क्लास समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहे कोई भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कीजिए, हम लोग को कम समझ में आया। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को एक बार में ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर नहीं आया तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और तो फिर भी ना आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते, तो ये सब क्या कीजिए, आप लोग कीजिए, ताकि आप लोग जो करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करूंगा, और आप लोगों के लिए मैं और कंटेंट लेके आऊँगा। इसमें कंटेंट में कोई कमी नहीं करूँगा, आप लोगों के लिए मैं भरपूर कंटेंट लेके आ रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरा मनोबल और बढ़ेगा, तो मेरे मनोबल को बढ़ाइए आप लोग। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। 4th चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।